नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की आज की अपडेट आपको इस बुलेटिन में देंगे। देखिए, आज अभी भी जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैठक राज्य सचिवालय में चल रही है, आर्म्सडेल के 6th फ्लोर पे, और यहाँ जो इनके साथ बहुत से मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसको आप मिनी कैबिनेट की तरह देख सकते हैं। पूरा एजेंडा क्या है, इसमें क्या डिस्कस हो रहा है, आज दिन भर क्या बाकी की हलचल रही, वो आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। फिर बात करेंगे आज के इस बुलेटिन में चल रहे बाकी मामलों की, और जिनकी अपडेट आज हम आपको देंगे उनकी भी बात इसी बुलेटिन में करेंगे। हमारे बहुत सारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे व्यूअर भी हैं, वो नियुक्ति को लेकर जिनकी सिलेक्शन हो गई है, जिन्होंने कमीशन पास कर लिया है या किसी वजह से अभी नियुक्ति नहीं मिली थी, वो इंतज़ार कर रहे हैं राज्य सरकार की कैबिनेट की उस फाइल का जो ट्रेनी भर्ती को लेकर हुई है। अभी आज वो फाइल वापस आ गई है, उसका पूरी अपडेट आपको इस बुलेटिन में देंगे। फिर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज पूर्व निर्धारित एजेंडा आइटम्स पर एक कैबिनेट की बैठक की है। कैबिनेट की तो नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग की एक बैठक की है। और ये जो बैठक है, इसमें जो एजेंडा दिया गया था उसमें पॉइंट वाइज जो डिसीजन रिकॉर्ड हुए हैं उनकी जानकारी देंगे आपको। कर्मचारी एक्ट पर टोटल याचिकाएं 1040 हो गई हैं, जो हाई कोर्ट में अब कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से। इस अपडेट को भी आपसे साझा करेंगे। और टीचर सस्पेंशन पर आज क्या हुआ, क्योंकि ये मामला आज हाई कोर्ट में लगा हुआ था। शास्त्री भर्ती होल्ड हो गई है, हफ्ते भर बाद शिमला एयरपोर्ट पे जहाज आया है। और बाकी जो आज दिन भर की घटनाएं हैं वो सीबीएसई रिजल्ट तक अब आपको एक एक करके बताएंगे। और जहां तक बात है मौसम अलर्ट की, तो उसमें अब कोई चेंज अब नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह से बताया था कि 13 तारीख से जो ड्राई स्पेल है वो अब शुरू होगा, तो अभी तक वही स्पेल चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में जो पारा है उसमें आप इंक्रीज देख सकते हैं, और ये क्रम मौसम का उसी तरह से आगे बना रहेगा। जहां तक सीबीएसई की बात है, सीबीएसई का रिजल्ट आज आ गया है। इस बार रिजल्ट को लेकर जल्दी घोषित करने को लेकर पहले से अप्रीहेंशन थी। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी ये पहले बोल रखा है कि ये भी 15 मई के आसपास रिज़ल्ट घोषित करने की कोशिश करेंगे। अब उनका कब तक रिज़ल्ट आएगा उसको भी देखना पड़ेगा, कब तक का टाइम इनका लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा। जहाँ तक सीबीएसई की बात है, सीबीएसई के रिज़ल्ट में आज देखिए दोनों ये 10वीं और 12वीं दोनों का रिज़ल्ट निकला है। और प्रदेश के 232 स्कूल इसमें थे हिमाचल के, जो सीबीएसई के तहत हैं। बाकी ज़्यादातर स्कूल हमारे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में हैं। आईसीएसई के इससे पहले थे, उनका रिज़ल्ट पहले आ गया है। लेकिन जो बात अभी रिज़ल्ट में है 232 स्कूलों की, 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए 11,417 विद्यार्थी थे, और इनमें से 11,385 ने परीक्षा पास की है। पास प्रतिशत 92.76 रहा है। 10वीं कक्षा में जो 95.3% रही है, और इसमें जो टोटल दोनों ही रिजल्ट में एज यूजुअल लड़कियों की जो परसेंटेज है, पास परसेंटेज से लेकर जो उनका मार्क्स हैं वो लड़कों से ज़्यादा रहे हैं। ये जो है ये रिज़ल्ट का इशू है। अब रिज़ल्ट के बाद जो अगला मामला है वो 3 जो बौद्ध भिक्षु लापता हुए हैं उनका है। और ऐसा मामला संजौली के इस जोनांग बौद्ध मठ में पहले भी आया था। 2 बच्चे लापता हो गए थे, बाद में वो मिल गए थे शिमला में ही। अब 3 हुए हैं लापता, और इनके प्रबंधक की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई है। 2 इसमें पश्चिम बंगाल के हैं और 1 अरुणाचल का है। अभी पुलिस ने केस दर्ज करके आगे की जो इसमें कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। तो ये सूचना के लिए अभी हमने आपसे जानकारी साझा की है। जहाज के टुकड़े गिरे हुए मिले हैं, ये हैरानी वाला मामला है। देहरा के बालू गलोवा में एयरक्राफ्ट के टुकड़े मिले हैं। पहले लगा था ये मिसाइल के टुकड़े हों, जिस तरह से इससे पहले चिंतपूर्णी, नूरपुर और ज्वाली में मिले थे। लेकिन जो देहरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ये एयरक्राफ्ट के टुकड़े निकले हैं उनको कब्जे में लिया है, और उसके बाद जांच के लिए योल कैंट से सेना की टीम बुलाई गई है, वहां इनको भेजा गया है।
और ये किसके हैं, किस तरह के हैं, ये अब जांच में आगे पता चलेगा। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच बनी स्थिति को देखते हुए जो अलर्ट मोड हिमाचल में था वो अब डाउन कर दिया गया है। अब उस तरह का अलर्ट वो नहीं है। जहां तक बात कल रात की भी थी, जिसमें चंबा के डलहौजी में भी एक सूचना थी कि जो ड्रोन देखा गया है उसके बाद प्रिकॉशनरी ब्लैकआउट किया गया था, उसी तरह से बॉर्डर के कुछ क्षेत्रों में हुआ था। वो एक लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस रहती है, वो अभी कुछ दिनों तक के लिए आगे चलेगा। लेकिन चिंतपूर्णी मंदिर को ब्लैकआउट के चक्कर में जब 8 बजे बंद किया जा रहा था, तो अब इसको बढ़ाकर मंदिर जो है आज रात से 10 बजे बंद होगा, रात को 8 बजे के बजाय, और सुबह 4 बजे खुलेगा। ये शेड्यूल चिंतपूर्णी मंदिर को लेकर अलग से दिया गया है। जहां तक बात प्रधानमंत्री मोदी के कल के संबोधन की है, उस संबोधन को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं मिली हैं, और इस प्रतिक्रिया में आज कैबिनेट के 2 मंत्रियों के अलग अलग बयान हैं। देखिए, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कल जो प्रधानमंत्री का संबोधन था उसमें बड़ी सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई। मतलब क्यों सरकार को सीज फायर में जाना पड़ा, पहली बात ये, अमेरिका का रोल क्या रहा है, और जो भारत का प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर और पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, उसका क्या हुआ। तो इन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस अध्यक्ष और बाकी लोगों की डिमांड है कि जो सत्र बुलाना चाहिए संसद का और उसमें सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, देश के सामने ट्रू पिक्चर आए, तो वो डिमांड की उन्होंने मांग की। लेकिन जो कर्नल धनीराम शांडिल हैं, जो खुद आर्मी में रहे हैं, अच्छे बड़े पद से रिटायर हुए हैं, उन्होंने कहा कि भारत पाक पर सीज फायर का फैसला सही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को लेने में बुद्धिमत्ता दिखाई है। ये बात इन्होंने कहा। तो अब इन दोनों के बाद बीजेपी ने भी जवाब दिया। पहली बात यह है कि बीजेपी की तरफ से जो विधायक हैं विनोद कुमार, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो विक्रमादित्य सिंह डिमांड कर रहे हैं वो उसका कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने कहा था पहलगाम हमले के बाद वो करके दिखाया है, और इंडियन आर्मी ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, और ऐसा पहली बार हुआ है। दूसरी तरफ जयराम ठाकुर का बयान आया है, और इन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता के कायल पूरा देश है, और मुश्किल हालात में सेना का मनोबल बढ़ाने का काम पीएम ने किया है। और आज भी वो पंजाब के बॉर्डर, इनके पाकिस्तान के बॉर्डर के एयरबेस पर गए हैं, जिस एयरबेस को पाकिस्तान ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में तबाह बताया था कि वहाँ S-400 भी हमने तबाह कर दी है, एयर स्ट्रिप भी तबाह कर दी है, और वहाँ पर जो जेट्स रखे थे उनको भी तबाह कर दिया है। जबकि आज पीएम उस स्टेशन पर गए, और बैकग्राउंड में आप जो S-400 भी देख रहे हैं और जो राफेल खड़े हैं पीछे वो भी देख रहे हैं। तो ये हो सकता है साइलेंट एक जवाब हो, लेकिन इस तरह की बहस चल रही है। इस बहस के बीच जो बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालने की का फैसला किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर मंडल पर तिरंगा यात्रा निकलेगी। ये तिरंगा यात्रा जो है, इसका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल है 14 मई से 23 मई तक का, और इस शेड्यूल में जो 18 मई, 19 मई, 20, 21, 22, 23 तक सभी मंडलों में होगा। 33 मंडलों में ये कार्यक्रम दिया गया है, और 4 बड़े कार्यक्रम होंगे, जिसमें जो शिमला में जयराम ठाकुर और बिंदल होंगे, धर्मशाला में भी जयराम ठाकुर और बिंदल होंगे, मंडी में जयराम ठाकुर होंगे, और हमीरपुर में अनुराग ठाकुर होंगे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष। और ये कार्यक्रम जो है तिरंगा यात्रा, ये बीजेपी ने ये कहा कि ये सामाजिक कार्यक्रम होगा, और इसमें बाकी लोग, समाज के सभी तरह के लोग शामिल हो सकेंगे। दूसरी बात इसके बाद है वो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर, मामले को लेकर है। इसको लेकर आज जो देवभूमि संघर्ष समिति है, उनके जो अध्यक्ष है रुमित सिंह ठाकुर, वो शिमला आए थे। इन्होंने मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक की, और जिस बैठक में ये कर्नल धनीराम शांडिल के साथ भी बैठक हुई, और उसके बाद कर्नल धनीराम शांडिल के साथ इन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें ये कहा गया है मंत्री की तरफ से कि इंटरकास्ट मैरिज के लेकर जो प्रोत्साहन राशि को सडनली बढ़ाने का मामला है वो वापस कैबिनेट में जाएगा, ताकि उस पर पुनर्विचार किया जा सके, ऐसा बात कही गई है। और इससे पहले 25 अप्रैल को इसी फैसले के खिलाफ सचिवालय में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम हुआ था, जिसके बाद इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। और इनका ये तर्क है जो देवभूमि संघर्ष समिति का, कि इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन से सरकार को पीछे हटना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद बात करेंगे BPL को लेकर, आखिरी मौका जो आपको लिस्ट में शामिल होने को लेकर अवेलेबल है। देखिए, आखिरी 4
4 दिन बचे हैं। 17 मई तक ही बीपीएल के लिए आवेदन की तिथि है और उसके बाद उस तक ही पंचायत सचिव के पास सादे कागज़ पर आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले भी पंचायती राज विभाग ने एक एक्सटेंशन डेट में इसमें दी थी और इसको आगे बढ़ाया गया था और उसके बाद दोबारा इसमें मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आखिरी 4 दिन हैं। अगर आपने आवेदन करना है, कोई आवेदन करने से रह गया है तो वो कृपया आवेदन कर ले, ताकि फिर जो डिले इसमें ना हो और जो भी डिसीजन आगे सरकार ने लेना है वो डिसीजन मेकिंग की तरफ को सरकार को भी इसमें, या फिर जो चयन करना है पंचायतों ने उसको लेकर भी फैसला वहां हो सके। तुर्की के सेब को रोकने को लेकर तरह तरह से डिमांड्स आ रही हैं। आज जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं नरेश चौहान, उन्होंने भी यही मांग की और कल कुलदीप राठौर जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने ये मांग की है। आज नरेश चौहान ने कहा कि 100% आयात शुल्क तुर्की के सेब पर लगाया जाए। वैसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, लोग इंडिविजुअल लेवल पे हैं, वो तुर्की के जो उत्पाद हैं उनके बायकॉट का उन्होंने अभियान शुरू कर दिया है और इसी तरह से सेब पर भी डेफिनेटली ये असर आएगा। लेकिन आज जो डिमांड की गई है वो राज्य सरकार के जो मीडिया सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री को ये रिक्वेस्ट भेजेगी कि तुर्की से आने वाले सेब को पूरी तरह बंद कर दिया जाए या 100% आयात शुल्क जो है उस पर लगाया जाए। ये लगातार दूसरी डिमांड है जो अभी हमारे सामने आई है। अगली बात करेंगे हफ्ते भर जहाज आने की। देखिए, ये शिमला एयरपोर्ट, जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर दिल्ली से अलायंस एयर की फ़्लाइट का मामला है। आज लगभग 1 हफ्ते के बाद फ़्लाइट आई है सुबह दिल्ली से और इसमें 23 सवारियां आई हैं, जिनमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी थे, क्योंकि वो दिल्ली गए हुए थे और उनको सुबह क्योंकि ट्रेन से आना था, लेकिन पता चला कि जो हवाई सेवाएं बहाल हो गई हैं तो सडनली टिकट मिल गया, तो ये भी फिर इसी जहाज़ में आए। लेकिन धर्मशाला और चंडीगढ़ की फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और उसकी एक वजह शायद ये बताई गई कि सांबा में जो रात को ड्रोन की एक्टिविटी थी उसका कोई एक्सटेंडेड इनपुट मिला है और उसके बाद चंडीगढ़ और धर्मशाला वाली फ़्लाइट हालांकि नहीं गई, लेकिन दिल्ली से शिमला वाली फ़्लाइट हो गई और उसी में आज ये हफ्ते भर बाद फ़्लाइट जो है वो शिमला आई है। अगली बात करेंगे अब जो मामला है शास्त्री भर्ती के होल्ड का। देखिए, राज्य सरकार की तरफ से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ, डायरेक्टर की तरफ से ये ऑर्डर है और उसमें ये कहा गया है कि इन कंप्लायंस टू द ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट इन CWP हेमंत शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ HP, द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड एट द गवर्नमेंट लेवल एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट द प्रोसेस फॉर recruitment may be kept pending till final outcome of above SLP. And whereas the matter under SLP 5160 of 2023 titled as Ankur Rana versus State of HP is still sub judice in the apex court, ये सुप्रीम कोर्ट में है। Therefore the recruitment process for the post of शास्त्री will be taken after the final outcome of the SLP। तो अब फाइनल आउटकम के बाद ही होगा, तो इसीलिए शास्त्री भर्ती होल्ड है। वैसे भी सरकार जो है अब जो TGT संस्कृत रख रही है, तो ये प्रोसेस आपस में मुझे लगता है थोड़ा मिक्स हो गया है। अगली बात और अगला मामला है टीचर्स के सस्पेंशन के केस का। देखिए, प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने जब शिमला में प्रदर्शन किया तो उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इनके जो पदाधिकारी हैं या जिन्होंने वहां भाषण दिया था उनको सस्पेंड करने के ऑर्डर कर दिए थे। इनके लिए हेडक्वार्टर अलग अलग फिक्स किए गए थे, कईयों के लिए डोडरा क्वार थे, कईयों के लिए रोडू था, कईयों के लिए लाहौल स्पीति था, अलग अलग तरह का था। लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर ज्वाइनिंग करने और वहाँ पर जो जहाँ हेडक्वार्टर फिक्स हुआ है वहाँ रिपोर्ट करने के बजाय हिमाचल हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली और वो पिटीशन पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अंडर सस्पेंशन चल रहे हैं लेकिन हेडक्वार्टर ज्वाइन नहीं किया है। आज हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था, इनको कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिला है सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ, और दूसरी तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट अब इनके खिलाफ हेडक्वार्टर ज्वाइन ना करने के मामले में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले सकता है आज या कल में, और इसके लिए फाइल मूव हो गई है। आज जो भी डिस्कशन इस मैटर में हुआ उसके बाद जिन टीचर्स ने जिनको सस्पेंड किया गया है और जिन्होंने दिया गया हेडक्वार्टर ज्वाइन नहीं किया है उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव
इलेक्शन का जो फाइल है वो अलग से मूव कर दी गई है। तो ये एक इसमें कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आज सुनवाई थी, वहां इनको जो डिजायर्ड रिलीफ था इसमें इमीडिएट स्टे जो चाहिए था सस्पेंशन पर, वो नहीं मिला है। इसके साथ एक और करेक्शन ऑर्डर में हुई है, और ये जो करेक्शन है ये चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक ऑर्डर था जिसमें जफर इकबाल जो हैं 2017 बैच के आईएएस, इनको लगाया गया था, जो इनका ऑर्डर किया गया था इनको मैनेजिंग डायरेक्टर कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तो अब इनका जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया है और आदित्य नेगी ही वहां पर रहेंगे। ये आज जो ऑर्डर है वो बदल कर दिया गया है, मतलब ये ऑर्डर चेंज हो गया है, जो पहले क्योंकि पहले इसको होल्ड किया गया था, अब इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है। अगली बात करेंगे जो मामला है कर्मचारी एक्ट पर केसेस का। देखिए ये पूरा मामला है देवेंद्र कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, और ये मामला कॉलेज कैडर से गया है कोर्ट में। कॉलेज कैडर से इसलिए गया क्योंकि कॉलेज कैडर को जो बेनिफिट मिला था, जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को काउंट करके सीनियरिटी या कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट जो फाइनेंशियल था, उसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया था, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, और इसके विड्रॉ करने का आधार जो था वो कर्मचारी एक्ट को बताया गया था, जो 20 फरवरी 2025 से जिसको लागू किया गया है। लेकिन इसके खिलाफ, ये रिकवरी के खिलाफ कोर्ट गए। पहले ये 11 मार्च 2025 को केस लगा, उसके बाद बीच में सुनवाई हुई, फिर 6 मई को लेटेस्ट इसमें सुनवाई हुई। लेकिन देवेंद्र कुमार वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, इसमें पहले तो कॉलेज कैडर के ही लोग थे, लेकिन बाद में इसमें पटिशनर ऐड होते गए। और आज की मैं बात करूं, लेटेस्ट आज की डेट की, इसमें टोटल पटिशनर्स देखिए कितने हो गए हैं, 1040 से ज़्यादा पटिशनर इसमें हो गए हैं। और ये वही मामला है जिसमें हायर एजुकेशन ने राज्य सरकार से मुख्यमंत्री कार्यालय को फाइल भेजकर ये आग्रह किया है कि इस केस में प्राइवेट काउंसिल किया जाए, सीनियर काउंसिल को ही, क्योंकि इसको अगर पुराने स्ट्रक्चर से ही देखेंगे तो फिर इसमें दिक्कत होगी और बाद में ऐसा ना हो कि राज्य सरकार कर्मचारी एक्ट को कोर्ट में डिफेंड ना कर पाए अगर कोई लापरवाही हुई। और अब सरकार के स्तर पर यह डिसाइड होना है कि इसमें सरकार अलग से प्राइवेट काउंसिल देगी या नहीं, क्योंकि अभी तक लॉ डिपार्टमेंट और कार्मिक विभाग दोनों ऑन बोर्ड नहीं है। ये जो कर्मचारी एक्ट है ये पर्सनल ने पारित करवाया है बिल विधानसभा में, एक्ट उन्होंने बनवाया है, लेकिन जो केस कोर्ट में है वो एजुकेशन के खिलाफ है। तो ये जो बीच में लुकूने होते हैं, इस वजह से सरकार केस हार जाती है और बाद में फिर वो भारी पड़ता है। इसीलिए एजुकेशन इस बार अलर्ट है और उन्होंने अलग से काउंसिल इसमें मांगा है। शिक्षा को लेकर जो बड़े फैसले हैं उनकी भी जानकारी आपको दे दें। आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने दफ्तर में ये बैठक की। इस बैठक में अलग अलग तरह की डिसीजन हुए हैं। सबसे पहले ये कहा गया है कि जहां जहां फाइन आर्ट, फिजियोलॉजी, फाइन आर्ट, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो नए सब्जेक्ट देने हैं उन पर जल्दी फैसला लिया जाए। जो प्रमोशन मैटर्स हैं, पीजीटी, प्रिंसिपल, टीजीटी और सीएनवी के, इनका जो गति है वो तेज़ की जाए, इसके लिए ट्रांसफ़र का वेट ना किया जाए। जो फॉरेन एक्सपोजर विजिट पे टीचर गए थे उनके लिए कहा गया है कि ये कल प्रेजेंटेशन देंगे लालपानी में। इसके लिए शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव दोनों लालपानी जाएंगे डायरेक्टरेट में और वहाँ पे ये प्रेजेंटेशन होंगी। अटल आदर्श विद्यालय धर्मपुर के मड़ी को फंक्शनल करने को लेकर रिपोर्ट ये आई है कि ये चल पड़ा है, लेकिन इस पे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि इसमें स्टाफ और बाकी सारी चीज़ों की स्थिति क्या है। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट जो है वो स्कूलों में शुरू किया जाएगा। इसके लिए जो टीचर हैं ये वोकेशनल टीचर ही इसके लिए लिए जाएंगे। डे बोर्डिंग स्कूलों की अलग एसओपी बनाने के लिए कहा गया है और इसके लिए 2 दिन के भीतर एसओपी बनाने को कहा है। फिर इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो सीएम के सामने दी जाएगी। रेगुलराइजेशन जो होल टाइम वर्कर्स की जिनके 11 साल पूरे हो गए हैं, ये फाइल जल्दी भेजने को कहा है, लेकिन ये संभव है कि ये कैबिनेट से हो या बाई सर्कुलेशन ये मामला किया जाए। डीपीई की पोस्ट क्रिएट करने का जो मामला है वो फाइनेंस ने एक क्वेरी लगा दी थी, उस क्वेरी को दूर करने को कहा है। और एसएमसी के जो एग्ज़ाम होना है उसको लेकर पोस्ट क्लियर बेशक ना हो, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि इनका एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और बाकी जो मामले हैं वो बाद में सेटल किए जा सकते हैं। इनका एग्ज़ाम लेना है एजुकेशन बोर्ड ने, इसीलिए एजुकेशन बोर्ड से अब ये मामला टेकअप किया जाएगा। बाकी जो मामले हैं वो कैबिनेट में रीनेमिंग ऑफ स्कूल और कॉलेजेस का मामला कैबिनेट में भेजने को कहा है और इसके लिए भी अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये अगली कैबिनेट में जाता है या नहीं।
अगली बात करेंगे, देखिए ट्रेनी भर्ती की फाइल की। बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत या जिनके आरएनपी रूल में कॉन्ट्रैक्ट शब्द था, उनकी रिक्विजिशन गई, बाद में वो कमीशन से सिलेक्ट होके आगे, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई। आप इसमें कुछ कैटेगरी के स्कूल के टीचर हैं और कुछ इसमें जो जैसे JOIT पोस्ट कोड 939 है, जो 7 महीने से अभी जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई। पहले इनको कहीं और आवंटन इनका करना था, फिर इनको आवंटन जब हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी खत्म हो गई है। अब ये कैबिनेट से आज फाइल पर्सनल में वापस आई है और इसमें यह कहा गया है कि ट्रेनी आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। सिर्फ इतनी सी बात कही गई है। उस दिन कैबिनेट की ब्रीफिंग में जो कहा गया था कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए ट्रेनी पॉलिसी बनाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाएगी या कैबिनेट सब कमेटी आगे फैसला लेगी, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर सरकार को बताएगी। ऐसा फाइल पर अभी कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं आया है जो कैबिनेट से फाइल वापस पर्सनल डिपार्टमेंट में आई है। अभी सेक्रेटरी पर्सनल आज ऑफिस में नहीं थी, वो छुट्टी पर थी। कल वो अपने ऑफिस में होंगी, कल से होंगी रादर, और इसीलिए अगले 1-2 दिन में अब क्या है कि पर्सनल डिपार्टमेंट इसके लिए एक बड़ी संक्षिप्त सी इंस्ट्रक्शन निकालने जा रहा है ट्रेनी भर्ती नियुक्ति को लेकर, और वो इंस्ट्रक्शन जारी होने के बाद ही अब इस मामले में अगला स्टेप लिया जाएगा। और जैसे ही इंस्ट्रक्शन होगी इसकी जानकारी हम आपको अलग से देंगे, जो आपको उसी वक्त मिलेगी। जहां तक बात बाकी मामलों की है कि फ्यूचर के लिए क्या पॉलिसी सरकार की होगी, तो वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी जैसी चीज उसमें रिकॉर्ड हुई नहीं है। जहां तक मुझे लगता है इसमें जैसे हम सोच रहे थे कि भर्ती नियम चेंज होंगे और फिर सब अडॉप्ट करेंगे, सब नोटिफाई करेंगे, इस तरह से नहीं होगा। क्योंकि पर्सनल को लग रहा है कि पिछली बार भी जब कॉलम नंबर 10 ऐड किया गया कॉन्ट्रैक्ट का भर्ती नियमों में, तो उसके बाद ही दिक्कत हुई जब ये कॉलम नंबर 10 आरएनपी रूल्स का पार्ट बना। इस बार सरकार किसी भी तरह के आरएनपी रूल का पार्ट ट्रेनिंग भर्ती को नहीं बनाएगी ताकि कोर्ट में इसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं बने। तो अब इसमें इसीलिए थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत है कि आगे इसमें क्या होगा और किस तरह से होगा। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, बड़ी क्लैरिटी के साथ हम आपको बताएंगे फिर जैसे ही फर्दर कोई ऑर्डर होता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की मिनी कैबिनेट की। देखिए थोड़ी देर पहले तक जब मैंने बुलेटिन शुरू किया तो सचिवालय के आर्म्सडेल बिल्डिंग के 6th फ्लोर पे मीटिंग चल रही थी। ये मीटिंग है राज्य सरकार के उन विभागों के उन फाइनेंसेस और पैसों की जो बैंकों में डिपॉजिट है लेकिन सरकार को वापस नहीं आ रहा है। इससे पहले सरकार ने जो रेलवे का पैसा लैंड एक्विजिशन का गया था बिलासपुर, उसको विड्रॉ कर लिया था, लेकिन बाकी विभागों की जो एफडीज हैं, बाकी सारी चीजें हैं, उस पैसे को लेकर एक कोऑर्डिनेटेड व्यू लिया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल बेहतर कैसे हो ताकि संबंधित विभाग का भी नुकसान ना हो और सरकार को जो जरूरत है पैसे की वो इस्तेमाल भी हो पाए। लेकिन एक रॉबस्ट मैकेनिज्म बनाने की कोशिश है जो अभी तक नहीं हो पा रहा। इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी मुख्य विभागों के एक सेकंड लाइन अकाउंट तैयार कर लिए हैं एसएनए में ही, लेकिन उनमें व्यवस्था सिर्फ इतनी है कि जिन विभागों के पास एफडी पड़ी हुई है उस एफडी का ब्याज राज्य सरकार को आएगा। अब ये कितना हो जाएगा ब्याज, ये अभी भी सवाल है और इसको क्लैरिटी के साथ नहीं देखा जा सकता जब तक कि ये आंकड़ा सामने ना आ जाए। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार पिछले 3-4 घंटे से इस मीटिंग में हैं और इसमें 4 मंत्री शायद और भी हैं, जिसमें कर्नल शांडिल हैं, रोहित ठाकुर हैं, जो भी आज सचिवालय में थे वो सारे मंत्री इसमें शामिल हैं ताकि अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारी भी इसमें ली जा सके। और इस मिनी कैबिनेट में बाद में निकलेगा क्या वो अगली कैबिनेट में पता चलेगा। अगर कोई ऐसा दिखेगा सरकार को कि इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं, तो वो एक व्यवस्था है। जो लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और जिनको लग रहा है कि तो उनका तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही चलेगा अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है। जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है उनको ट्रेनिंग पे ज्वाइनिंग लेने की बात हो रही है। जो फ्यूचर में कोर्स क्या होगा उसके लिए भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, उसमें भी इंतजार करने की जरूरत है। ये है करुणामूलक को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अगली कैबिनेट की बैठक में अगर कुछ मामला आया तो हम आपको अपडेट देंगे। और इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रांसफर्स है उसमें भी कोई ज़्यादा विलिंगनेस सरकार की है नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर करने में बाद में दिक्कत होती है। आपके पास कोई और क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम आपको इसका रिप्लाई दे सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।